नमस्कार, मैं रमेश आज़ाद आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम्स वार के इस लर्निंग प्लेटफार्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए अपने इस पुलिस परीक्षा के जो एग्ज़ाम के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इन प्रश्नों से कुछ कंडीशंस को समझने का प्रयास करते हैं और ऑप्शन की अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कितना सहायक है ये ऑप्शन और प्रश्न में आए हुई लूप होल्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये प्रश्न। देखिए, कहा है कि 4 संबंधे 9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। यानी 39 कैंडियाँ वितरित की गई है और वितरित करने के लिए जो नियम प्रयोग किया गया है वो 4 संबंधे 9 का अनुपात है। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब कि यदि कैंडी 4 ए को मिलेगी तो 9 किसको मिलेगी? बी को मिलेगी। ठीक इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या पूछा है कि बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए कि ये चूँकि अनुपात दिया है 4 संबंधे 9, ठीक है, ये ए के लिए कहा है और ये बी के लिए कहा है। तो इन अधिक का क्या मतलब है? गैप देखना है, दोनों के बीच का गैप। तो यदि आप यहाँ अनुपात के रूप में गैप देखते हैं तो कितने का है? 5 का है। ठीक, तो 5 का गैप है, इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर आएगा वो 5 के मल्टीपल के रूप में ही आंसर आएगा, क्योंकि ये अनुपात है। अगर ए को ए के लिए पूछेगा कि ए को कितना कैंडी मिली तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 के मल्टीपल के रूप में आएगा। अगर बी को कितनी कैंडी मिली तो इसका जो आंसर आएगा वो 9 के मल्टीपल के रूप में आएगा। और कहा कि बी को कितना अधिक मिला या ए को कितना कम मिला तो इसका आंसर किसके रूप में आएगा? इनके अंतर के अनुपात, ये मल्टीपल के रूप में आएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 5 के मल्टीपल के रूप में। ऑप्शन पे आते हैं और एक ही ऐसा ऑप्शन है ये वाला, और कोई ऑप्शन है नहीं। यदि कोई ऐसा ऑप्शन होता जो 5 का मल्टीपल होता, यानी कि 5 से कट जाता, तब थोड़ा और करते, और नहीं है तो इतना मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखा आपने ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग। और ये प्रश्न में प्रश्न के ये ऑप्शन में बड़ा लूप होल्स है ना। अगर ये इसी प्रश्न को मुझे बनाना होता तो एक और मैं डाल देता, ऐसे 25 करके डाल देता या 10 करके ऐसे आंसर डालता, है ना, इस तरीके से डालता। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया, मतलब सही ऑप्शन तक पहुंच गए। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए ज़रा इस प्रश्न पे। क्या है ये प्रश्न? कहा है कि ज़रा 1 मिनट, हाँ ठीक है, कहा है कि 10% और 30% के 2 लगातार चिन्हित करने के बाद, यहाँ पे ये चिन्हित करने, यहाँ पे चूँकि इसका जो इंग्लिश वर्जन था, ये कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है, उसका कोई मूल्य है, उस पर पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद उसके मूल्य में कितना, फिर 30% बढ़ाया गया, ये कहना चाहता है। तो इतना चिन्हित करने के बाद, वृद्धि करने के बाद, बात समझ रहे हैं, वो क्या कहा कि 20% की छूट पर एक वस्तु, यानी पहले इतना बढ़ाया गया, फिर 20% की छूट दी गई, और छूट देने के बाद उस वस्तु को 2288 रुपये में बेचा गया। और पूछा क्या है कि वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। एक तो बात ये तय है। तो जब आप इतना पढ़ते हैं तो क्या आप इसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं? यदि कंडीशन की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो ऑप्शन तक पहुंचने में भी आसानी होगी। और ऑप्शनों में यदि आप देखेंगे तो काफ़ी गैप है, यानी कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन काम कर सकता है और करना भी चाहिए। अच्छा, ज़रा प्रश्न के कंडीशन को समझते हैं। इसके कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है, इसका ये कोई मूल्य है, हमें नहीं पता है, एक्स है,
नहीं पता है वो क्या है, x है, कुछ भी हो सकता है। और यही ज्ञात करने को कहा है कि उसका लागत मूल्य क्या था। तो इसने क्या कहा कि पहले देखिए 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाया तो यहाँ पे कुछ हो गया होगा y। फिर क्या कहा कि चलो भाई इसका फिर इसने 30% बढ़ा दिया, ये सब बढ़ा रहा है, ये प्रश्न कह रहा है ना। तो यहाँ पे मान लो उसका मूल्य हो गया होगा z। फिर इसने कहा कि अब क्या किया है कि इस z को 20%, यानी अब ये जो बढ़ा हुआ है ना इसको 20% से कम किया। तो अब चूँकि यहाँ पे इसने जो वैल्यू दे दी है वो 2200 क्या दे दी, 88 रुपया, इतने में बेचा है, ये आया है। और आपसे कह रहा है कि आप ये ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आप ये ज्ञात कीजिए। और जब आप ऑप्शनों के पास जाते हैं तो इनमें अच्छा खासा आपको गैप नज़र आता है। ठीक, अब क्या यहाँ पे हम इन सवालों को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे या कुछ यहाँ पे अपने बेहतरीन स्किल का भी प्रयोग करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक तो अप्रोक्सीमेशन का सहारा हम ले सकते हैं, दूसरी बात में हम यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं। दूसरी बात में हम किसका सहारा ले सकते हैं, यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं। ठीक, तो यूनिट डिजिट का सहारा लेने का क्या मतलब है ना, यूनिट डिजिट का सहारा लेने का क्या मतलब है, इसको ज़रा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेहतरीन स्किल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको फ्रेश कर दूं और तब फिर देखते हैं क्या है। अब देखिए किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ध्यान दीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है हमारे पास इसी में से कोई ना कोई लागत मूल्य होगा, तो इसके एक देखिए एक कोशिश तो हमें ये करना है कि कुछ ऑप्शनों को आप हटा पाएँ तुरंत। और ये देखिए स्किल जब डेवलप हो जाएगी ना तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक झटके में आप हटा सकते हो। देखो किसी भी वस्तु पे पहले 10% बढ़ाएगा फिर 30% बढ़ाएगा, तो अगर इन्हीं को डायरेक्ट जोड़ दोगे तो टोटल कितना बढ़ा, 40%, है ना। जबकि ये एक्चुअल में ये 40% से कुछ ज़्यादा बढ़ेगा यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ये अगर बात करी जाए ना तो ये 43% बढ़ेगा। ठीक है, ये प्रतिशत में बढ़ेगा। आप मान लो 40%, या आप इस तरीके से मान के चलो कि 40% और 50% के बीच में वैल्यू बढ़ी है, ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है। तो आप 50% ज़रा बढ़ा के चलो। ठीक है, तो देखिए अगर इस ऑप्शन को देखेंगे कि यदि आप इसका 50% बढ़ाइए, 50% बढ़ाने का क्या मतलब है, यानी कि इसमें 750 और जोड़ दो। 750 जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2250। अब देखिए जबकि आपको यहाँ पे क्या देखना है, ये वैल्यू खुद अभी इस 2250 से बड़ी है। कब है, क्योंकि इसके बढ़ाने के ऊपर अभी 20% की छूट दी गई है। तो ये तो पहले ही छोटी है ना, अभी इस पर 20% की छूट दोगे और तब तुम्हें इतना लाना है। तो ये बढ़ाने के बाद, और ये देखिए आपने ज़्यादा लेके चला है अभी तो ये उसके बहुत दूर है, ये दूर है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, और आपको काम करने हैं ना जो टेढ़े टेढ़े दिखते हैं प्रश्न ऑप्शन। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप उन्हें सेटिस्फाई कराने की इस तरीके से कोशिश कीजिए, तो एक झटके में आप यहाँ आ जाते हैं। ठीक, आप इसको ज़रा सा आगे ले जाने की कोशिश कीजिए, इसको ले जाने की आगे कोशिश करेंगे यदि आप, है ना, तो क्या मिलेगा आपको। अगर आप इसका 50% बढ़ाएंगे तो देखिए 50% बढ़ा के देखने की कोशिश कीजिए, है ना। तो अगर मोटे तौर पे बढ़ाया जाए तो 850 बढ़ेगा। ठीक है, 850 बढ़ेगा तो ये एक्चुअल में अभी लिख सकते हैं आप कि ये 2600। जबकि आप ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आप कितना बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। फिर भी देखिए कि यहाँ पे अभी काम करता है कि नहीं करता है। अगर आप इसका 20% अब लेस कर दीजिए, है ना, 20% लेस करने का क्या मतलब है कि 260 यानी कि 500, 260 और 260 मिलकर कितना हो जाएगा, 520 कम कर दीजिए। तो 520 करने के बाद देखिए ये क्या 2200 के करीब आ रहा है, नहीं आ रहा है।
आपने क्या देखा कि लगभग आपने 50% बढ़ाया और फिर 20% मोटे तौर पे अप्रोक्सीमेशन का सहारा, तो ये भी नहीं आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन हो गए गलत। अब या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा, है ना। देखिए बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन ये भी एक तरीका है, ऑप्शन को निगलेक्ट कीजिए। तो अब या तो आप इसको चेक कर लीजिए या इसको चेक कर लीजिए। तो मैं कहूँगा कि जो आसान दिखता है आप इसी को पहले चेक कर लीजिए, क्या इस पे काम बनता है अपना। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए तुरंत, यदि आपको आता है तो यूनिट डिजिट पे भी काम कर सकते हैं, है ना। आपको पहले मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। इसका 10% बढ़ा दो, इसका 10% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा, 200 बढ़ जाएगा, है ना, 200 बढ़ जाएगा। तो 200 बढ़ जाएगा तो अब कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। इसका फिर कितना बढ़ा देना है, 30%। तो 30% बढ़ाओगे तो यहाँ पे 660 बढ़ जाएगा। तो 660 बढ़ जाएगा तो एक्चुअल में अब हो जाएगा 2860, ये हो गया 2860। और 2860 अब अंकित मूल्य हो गया आपका 2860। अब इसका आप 20% कम कर दो, कितना, 20% कम कर दो। और 20% कम करने का क्या मतलब है ना, जैसे 10% निकालोगे तो ठीक है 286 होगा, और 286 और 2 बार ये घटा दो, 286 और 286, ठीक है। तो आप जब घटा के देख लो इतना ही आएगा, है ना। और अगर आप इतना भी करते हो तो देखो ये पूरा घटाने नहीं जाने की ज़रूरत है। इसका यूनिट डिजिट देख लो लास्ट में क्या है, 8 है ना। तो देखिए जब आप इसको ये जोड़ेंगे तो इसका लास्ट में 2 आएगा, और 0 में से ये 2 घटेगा तो लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए आपने कि यहाँ पे कुछ इस तरह से भी आप वर्क करते हैं ऑप्शन की मदद से, कुछ यूनिट डिजिट का प्रयोग करके और कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन का। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ना इनमें काफ़ी गैप नज़र आ रहा था, ठीक। तो उस गैप का फ़ायदा हमने उठाया और थोड़ी सी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ी, तो हमने इस तरीके से कर लिया। आल्दो यदि इस प्रश्न को मान लीजिए ये गैप इतना ज़्यादा नहीं होता तब भी हम कर पाते। जब यदि आप पढ़े हैं नंबर सिस्टम में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, यदि पढ़ा होगा तब। जो नहीं पढ़े हैं, जो नए हैं, उनके लिए तो ये सारी बातें बिल्कुल नहीं हैं। तो यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ाया जाता होगा आपको कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट पर प्राप्त कीजिए। और आप क्या करते हैं कि वहीं पे यूनिट डिजिट पढ़ के और बस वैसे ही सवाल आएंगे तो आप यूनिट डिजिट का सवाल करेंगे। मैं क्या कहता हूँ कि जो कंसेप्ट आपने पढ़ा, क्या आप उसका प्रयोग बाकी के सवालों में आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो देखिए अब यूनिट डिजिट का कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ज़रा मैं आपको बताऊँ। ये देखिए लास्ट में क्या है, 8 है, लास्ट में 8 है। और आप ये जानते हैं कि यहाँ कुछ रहा होगा, उसका जब छूट दे के हम आए हैं तो लास्ट में क्या आया है, 8 आया है। ये दिमाग में रखना है। और एक दूसरी बात यह है कि जब आप ऑप्शन देखते हैं तो मैं कहता हूँ कि यदि आपको ऑप्शन सेटिस्फाई कराना है तो सबसे अच्छी सी वैल्यू लेके चलो जिसमें कैलकुलेशन कम हो। तो आप यहाँ देखिए ना, इसमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा कम दिखेगा, हैं। तो कैसे बढ़ाना है आपको, देखिए ये आपका 2000 है। अब चूँकि यूनिट डिजिट पे काम कर रहे हैं तो बाकियों पे काम मत करो। इसका 10% यदि बढ़ाओगे तो लास्ट में आपको ये इस टाइप से आएगा जब जोड़ोगे तो, जैसा कि अभी आपने देखा था कि 2200 आ ही रहा था, तो ये लास्ट में आएगा, ठीक। और जब आप इसका 30% बढ़ाओगे तो ये देखो ये घट जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लास्ट में 60 आ जाएगा। तो लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, 0। और अब इस पर आपको क्या छूट देनी है, 20% की छूट देनी है। तो अब चूँकि ये 0 कट जाएगा और 20% की छूट का मतलब है कि इसमें से 20% से छूट का मतलब है कि ये 6 का 12 आ जाएगा, है ना। तो चूँकि आपका यहाँ 60 था और जब आपने छूट दिया तो लास्ट में क्या आ गया, 2 आ गया। और इसको घटाना है तो घटाएंगे तो लास्ट में 8 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको ये दे रहा है, इसलिए हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। आप देख रहे हैं कि मैं इसमें कहीं बहुत ज़्यादा किसी फार्मूले या किसी ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट है।
अगर ये कंसेप्ट क्लियर हैं तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि ऑप्शन और क्वेश्चन के लूप होल का आप फ़ायदा उठाएंगे और सवालों को हंसते खेलते हुए करके चले आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। जैसे इस प्रश्न को देखिए जरा। पहली बात कि जो भी प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो पहले खुद से करें, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। ज़रा देखिए इस प्रश्न को। कहा है कि कपड़े का एक टुकड़ा, ठीक है, 600 रुपये में ख़रीदा गया, ये कंडीशन हो गई। फिर कहा सिलाई शुल्क के रूप में उस पर 40 रुपये और दिया गया, और देने के बाद क्या कह रहा है, हमें 12.5% का लाभ पाने के लिए, यानी अब हम चाहते हैं कि 12.5% का लाभ हो, इसे किस कीमत पे बेचा जाए, यानी इसका विक्रय मूल्य। तो भाई यहाँ से देखिए, पहले तो ख़रीदा ही 600 में और उसमें 40 रुपया जोड़ दिया, तो अभी तो आप तुरंत यहाँ लगा दिए 640 रुपया, तो 640 रुपया लगा दिए, तो बताओ जब लगा ही दिए तो इतना पे बेचोगे तो फ़ायदा होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा फ़ायदा। अब चूँकि आपको इस पे फ़ायदा कितना चाहिए, देखिए कहा है कि 12.5% चाहिए। मैं कहता हूँ ना कि देखो ऑप्शन के पास जाओ ना, देखो ये ऑप्शनों में अच्छा खासा गैप है, तो ये 12.5 ये क्या लेके चले हम, इस 12.5 को तब तक क्या 10% मान के चले कि नहीं, अभी हमें 10% का ही लाभ चाहिए। बोलो हमें कितने का लाभ चाहिए, 10% का ही लाभ चाहिए। और 10% का लाभ निकालना देखो कितना आसान होता है, प्रतिशत 64 रुपया है ना। तो अब ज़रा देखो, अभी आपने बहुत कम लाभ की बात की, एक्चुअल में चाहिए 12.5%, लेकिन आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, है ना। तो 640 में ये 64 जोड़ दो, ये जोड़ने की क्या है, ये तो सब दिमागी खेल है ना। तो आपने पाया ये अच्छा 700 प्लस आएगा, 700 प्लस आएगा, है ना। तो ये 700 भी नहीं होगा, 700 से कम का कोई सवाल नहीं है। तो यही एक ऑप्शन ऐसा है जिसका जो 700 से अधिक है ना। तो यहाँ हमने क्या किया, ये जो ऑप्शन में लूप होल्स मिला, गैप मिला, जो गैप मिला, यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन का सहारा लिया और बाकियों को गलत करते हुए और जो सही था इसको पकड़ लिया। आल दो इसको विधिवत आप कैलकुलेट करके भी करते, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आता, लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना समय बचा पाते हैं, क्योंकि ये एक रेस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, ज़रा इसको आप खुद से करें फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या है। कहा है एक वस्तु, ठीक है, 2500 रुपये में क्या खरीदी गई, कंडीशन नंबर फर्स्ट। और फिर कहा दुकानदार क्या किया है, इसके अंकित कीमत पे 12% की क्या दिया है, छूट, ये दूसरी कंडीशन। और फिर कहा है कि और फिर 10% का लाभ प्राप्त करता है, ये तीसरी कंडीशन, 10% का लाभ प्राप्त करता है छूट देने के बाद। तो कहा कि वस्तु का अंकित कीमत बताइए, यानी कि ऑप्शन में यही दिया हुआ। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन कुछ ये है, यहाँ पे आपको 2500 रुपये इसने दे रखा है, ये तुरंत आपके दिमाग में बनना चाहिए, ये क्रय मूल्य है। ठीक, और यहाँ पे इसका कोई अंकित मूल्य रहा होगा, और इस पे छूट देने के बाद कितना, 12%। यहाँ पे कोई वैल्यू आई है जिस पे ये बेचा होगा। ठीक, तो हमें पता करना है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। मैं ये नहीं कहता कैलकुलेट करके आप नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको भी ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस पे 10% का लाभ चाहते हैं तो देखो 10% निकालना बहुत आसान है, इसका 250 हो जाएगा, और 250 जब जोड़ दोगे तो ये 2700 कितना हो जाएगा, 2750, यानी कि ये 2750 में बेचा होगा। ठीक है, अब अंकित मूल्य में हमारा चूँकि ऑप्शन दिया हुआ है तो चलते हैं अपने ऑप्शन के पास, ऑप्शन के पास चलते हैं। तो जो सबसे आसान सा ये दिख रहा है इसी को उठाते हैं, चलो मान लेते हैं कि यही अंकित मूल्य है ना। तो छूट इस पर कितनी देनी है आपको, 12%। मैं कहता हूँ ना कि अभी 10% की छूट दो, 10% की छूट दोगे तो 300 छूट मिल जाएगा, तो 300 छूट मिल जाएगा तो ये तो 2700 हो जाएगा, जबकि अभी 2% देना बाकी है, जबकि छूट दे के आपको लाना कहाँ है, यहाँ लाना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गायब। ठीक, आप ज़रा यहाँ आओ, यहाँ ना आप 20% की छूट दे दो, कितनी, 20%। देखो 12% देना है, आप जान रहे हैं कि ज़्यादा देना है, तो 20% देने का क्या मतलब, तुरंत 700 दिखेगा,
और जब 700 इसमें से घटाओ ना तो ये तो 2800 आ जाएगा, है ना। इतनी बड़ी छूट देने के बाद भी अभी आप इस वैल्यू से कहाँ है, बहुत आगे हैं, है ना। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी आपका गायब, 2 ऑप्शन हो गए गायब। अब देखिए ये 2 ऑप्शन दिख रहा है, इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका क्या होगा, सही होगा, हैं। तो यहाँ पे चलिए यहीं पे छूट देने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ या 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 320 रुपया घटाना होगा, है ना। तो 320 रुपया घटाना होगा, या आप डायरेक्ट ना इस पर 10% 12% निकालना आप चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, या 15% निकाल दो। देखो 15% निकालना आसान है, जैसे 10% 320 हो जाएगा, आप 5% क्या हो जाएगा, हाँ बोलो 160 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से आप घटाना चाहते हो कितना, 480। ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा घटा रहे हैं, 480। तो यदि आप 480 घटाएंगे तो 200 ये घट जाएगा, है ना, और 200 और घट जाएगा तो 2800, और 80 घटेगा, और फिर क्या घटेगा, मतलब देखिए ये 200 घटेगा तो ये 3000 हो जाएगा, और अभी 200 क्या घटाना है आपको, 80 घटाना है, और 80 के 200 घटाएंगे तो ये 2800 हो जाएगा, है ना। 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2800, और यहाँ पे क्या करेंगे, 80 घटाएंगे तो ये 2720 हो रहा है। ये देखिए अभी तो इसके ये बहुत करीब है, जबकि आपने क्या किया, ज़्यादा ये 15% घटा दिया है ना, ज़्यादा घटाया है। तो इतनी आइडिया है तो आपको ये लगना चाहिए कि अच्छा ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं आप, ऑप्शन में चूँकि बहुत गैप है, और ऑप्शन में गैप होने के कारण आप थोड़ा इधर उधर भी लेके अपने कैलकुलेशन को इजी बनाते हुए चलना चाहते हैं, तब पर भी ये ऑप्शन निगलेक्ट हो रहे हैं। तो जब 3 को आपने गलत कर दिया तो चौथे का सही होना इसकी मजबूरी है, चौथे का सही होना इसकी मजबूरी है। और ये मैं टास्क आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसको सेटिस्फाई करा के, मतलब अब करना क्या है, इसका 12% कम करके देख लो कि ये 2700 कितना, 2750 रुपये आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने, ज़रा करिए इसको। देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कंडीशन को समझना, और कंडीशन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज है ना, और ये प्रति वर्ष का क्या मतलब है, ये सबका मतलब यदि समझते हैं तो ठीक है, कर पाएंगे आप। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में यदि जाते हैं तो यहाँ गैप तो अच्छा खासा दिख रहा है, यानी कि आप इधर थोड़ा इधर उधर भी लेके चल सकते हैं। यदि प्रश्न को पढ़ते हैं, कहा कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज ये मायने रखता है, प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपया दुगुने हो जाएंगे। ठीक, कितने वर्ष में दुगुना हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं ना, तो चूंकि यहाँ पे दुगुना पूछ रहा है, वैल्यू नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दुगुना पूछ रहा है। यहाँ चाहे कोई भी धन, यहाँ तो कोई x धन हो सकता है, कोई भी धन हो सकता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि 1500 है। अब यदि यहाँ पे इसको और उलझाना होता तो ये आपको ना यहाँ पे कुछ और दे देता, ऐसे करके दे देता 383.798 है ना, ऐसे दे देता तो आप क्या करते, उलझ जाते, लगते इसका दोगुना करने। तो यहाँ पे चूँकि दोगुने की बात हो रही है तो वो यहाँ पे कोई इस कंडीशन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं भी रहेगा तब भी आंसर आएगा। अब कैसे आएगा, मान लेंगे आप, मान लीजिए, या आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। यदि आप साधारण ब्याज की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, यदि आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे चूँकि मैं सॉल्व कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। साधारण ब्याज क्या कहता है कि जैसे आपका कोई धन है ना, उस पर जो ब्याज लगा, जैसे मान लीजिए 5% लगा, तो हर बार यही लगेगा, हर बार इसी धन पे लगेगा, इसी मूलधन पे लगेगा, है ना। अब यहाँ पे कहा है कि देखिए भाई, कोई वैल्यू है, कोई भी यहाँ पे क्या है,
वैल्यू है और इसको डबल होना है, क्या होना है, 2 गुना होना है ना। जैसे यहाँ 1 रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाना है, इसको 2 होना है। तो आपको क्या लगता है, 1 में 1 जोड़ेंगे तभी तो ये 2 होगा, है। तो अब ये समझना है आपको कि ठीक है, 1 में 1 जोड़ के इसे 2 कर रहे हैं, डबल हो रहा है। तो प्रतिशत के रूप में इसमें क्या चेंज है, प्रतिशत कितना प्रतिशत जोड़ रहे हैं, तो आपको लगेगा अच्छा 100% जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू को उसी वैल्यू में जोड़ेंगे आप तो उसका मतलब होता है कि आप उसका 100% जोड़ रहे हैं, ठीक। क्यों? 1 का 100% 1 होगा, 2 का 100% 2 होगा, 3 का 100% 3 होगा। उसी प्रकार 1500 का 100% क्या होगा, 15 होगा, 1500 होगा। इसका मतलब ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि अच्छा बता दो 100% की वृद्धि कब होगी, 100% की वृद्धि कब होगी। तो कैसे निकालेंगे आप देखो, 1 बरस में 4% की वृद्धि हो रही है और बात साधारण ब्याज की है तो इसको 100 बनाना है, 25 से गुणा कर दीजिए, तो आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल होते हैं और आप देख रहे हैं, आपको आनंद भी आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए, ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है और बेहद ही आसान सा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए और मैं यहाँ पे आपको देखिए एक रोचक चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए आप कैलकुलेट करके भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि देखिए 1000 रुपया है, 2 वर्षों में ये कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, 1144.9 रुपया हो जा रहा है। तो ये कहना चाहता है कि मूलधन पर सालाना किस दर से, यानी किस दर से ये बढ़ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है कि ये इतना हो रहा है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ठीक ठाक गैप है। हालांकि इस गैप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता है कि जो आपने यूनिट डिजिट पढ़ा है उसका देखो इस यहाँ पे कितना बेहतरीन प्रयोग है, यूनिट डिजिट का कितना बेहतरीन प्रयोग है। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब आप समझते हैं, देखिए ज़रा, ये देखिए आपका 1000 है, बात 2 वर्षों की है, तो यहाँ पे कुछ बढ़ के आएगा पहली बार में, है ना, और फिर यहाँ से यहाँ बढ़ के आया होगा। तो यहाँ जो बढ़ के आया है वो ये है लास्ट में 9, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि ठीक है, यहाँ जो रेट यहाँ रहा होगा वही रेट यहाँ रहा होगा। तो अब देखते हैं कि कितने से बढ़ेगा कि ये रेट आएगा, है ना। तो मैं आपको ये कहूँ कि देखिए एक बात समझिए कि एक बार जब आप यहाँ बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो सब 10 से कम है। तो 10 से कम है तो बार बार जैसे पहली बार बढ़ेगा तो यहाँ 2 जीरो कम हो जाएगा, है ना। लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में ये 2 जीरो नहीं रहेंगे, ठीक है, जो भी आंसर आएगा। तो लास्ट में 2 जीरो नहीं रहेंगे, इस वजह से दशमलव में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए चूँकि लास्ट में 9 आ रहा है तो आप देखिए कि लास्ट में 9 कौन देगा, या तो ये लास्ट में ये 9 देगा, नहीं तो 7 देगा, यही देगा और कोई नहीं देगा। तो या तो आप 9 को चेक कर लीजिए या तो 7 को चेक कर लीजिए। तो 7 को चलो चेक करते हैं, है ना, 7 को चेक करते हैं। 7 को जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से जब आप 7 को चेक करोगे तो लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे 70, लास्ट में कितना आ जाएगा 70, ठीक है। 7% जब आप इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा 70 रुपया, ठीक। और जब 70 का लास्ट में ये निकालो, फिर आपने अब 7% निकाल ही लिया है। तो जब आप इसका 70 का निकालेंगे 7% तो ये 7×7 और ये दशमलव में आ जाएगा, ठीक है, 7×7 और लास्ट में देखिए यही 9 दे रहा है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। तो यूनिट डिजिट का आप इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बताना मेरी बात आपको कितना समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है और इसी तरीके से आपको बढ़ने की ज़रूरत है कि जो आपने सीखा है उसका भी प्रयोग आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। मैं चाहूँगा कि पहले आप खुद से इसको सॉल्व करें, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। देखिए ज़रा, कहा है कि A, B और C, ठीक है, अच्छी बात है।
के बीच क्या बांटा जा रहा है भाई? नुकसान हुआ है, 1152 रुपये का नुकसान हुआ है, और ये नुकसान 1152 रुपये का हुआ है, तो इसकी भरपाई करनी है। ये नुकसान सब पे लगेगा, हो सकता है बोल दोनों कोई व्यवसाय के, तो नुकसान को कहा है कि 7 संबंध है 8 संबंध है 9 के अनुपात में क्या किया जाएगा? विभाजित तो होना चाहिए। कहाँ? ए और बी और सी के बीच में। तो पूछा है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए ए का हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा। ठीक है, तो देखिए जब आप अनुपात देखते हैं तो अभी यहाँ देखिए ना, पैसे को भूल जाइए, ए का हिस्सा क्या है? 7 है। ए का हिस्सा 7 है, यानी कि ए का अनुपातिक मान 7 है। तो आप ध्यान रखिए कि जो भी वैल्यू बटेगी या जो भी आंसर मतलब आया होगा वो 7 का मल्टीपल आया होगा। ठीक है, 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल क्या है कि हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 7 से डिवाइड हो जाता है। आइए एक एक को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए इसका कितना बेनिफिट है। देखिए ज़रा यहाँ क्या करेंगे, 7 चौक 28, यहाँ पे ज़रा आप देखेंगे तो 7 चौक 28 और 7 5 35 हो जाता है। तो देखिए ज़रा 7 चौक 28 और 5 और 7 8 56, तो ये देखिए 7 से कट जा रहा है। इसे होल्ड करते हैं, देखते हैं कहीं और तो नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आप करेंगे 7 चौक 28 और 28 6 34 होता है, यानी कि 62 आ रहा है। तो और ये 62 अभी 7 से नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। इसको चेक कर लेते हैं। 7 5 35 और क्या बचेगा आपका 35 और 3 38, यानी कि 34 भी 7 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ आ जाइए, ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो देखा आपने कि ये तीनों ऑप्शन 7 से नहीं कट रहे हैं और एक ही ऑप्शन 7 से कटा, इसलिए इसका सही होना इसकी मजबूरी है। ठीक है, बाकी आप इसको हल करिए और करके देखते रहिए। तो मैं इन्हीं छोटी छोटी स्किल की बात करता हूँ कि क्या आप ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। तो देखिए क्या हमने इस वैल्यू का यूज किया? नहीं यूज किया, हमने सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाया। क्यों कर पाए? क्योंकि ऑप्शन में हमें लूप होल्स मिल गया, है ना। 2 ऑप्शन होते तो 2 ऑप्शन ऐसे होते तो तब तो करना पड़ता, और जब करना पड़ता तो वो तो सबको करना पड़ेगा, है ना। तो इस ऑप्शन के लूप होल्स का हमने फ़ायदा उठाया और यहाँ पे ये जो बेहतर लूप होल्स मिला उसका फ़ायदा उठाया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है और देखने में आपको लगेगा अच्छा ये तो बहुत बड़ा, इसका जो सेंटेंस है ये बहुत बड़े बड़े इसमें दिख रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं एक बार सवाल को, देखते हैं क्या इसमें लूप होल्स मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए ज़रा, कहा है कि ए और कामा दिया है बी तथा सी ने, तीनों ने 50,000 रुपये का क्या किया? कारोबार प्रारंभ किया। चलो अच्छी बात है, 50,000 लगाए हैं और कोई दुकान किए हैं, कोई कारोबार किए हैं। फिर क्या कहा है कि बी ने सी की तुलना में, कौन? बी सी की तुलना में 6,000 अधिक दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर कहा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिया है ना। ऐसे समझिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो सी दिया होगा, जो भी सी, मान लीजिए सी एक्स दिया है तो बी कितना देगा? एक्स प्लस 6,000। और अगर बी ने इतना दिया है तो ए ने कितना दिया होगा? ये सारा दिमाग में आपका बनना चाहिए। ठीक है, 2,000 इससे अधिक दिया है, यानी कि ए ने दिया होगा एक्स प्लस 8,000। तो यहाँ से क्या आइडिया मिल रहा है? और देखो लास्ट में पूछ रहा है, देखिए ज़रा यहाँ पे कि यदि कुल लाभ कितने का हुआ है? 10,000 का। ध्यान रखना 10,000 का। तो आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा। एक तो तरीका है भाई कि आप ऐसे इक्वेशन बनाओ, रिलेशन निकालो और फिर इनके अनुपात को बांट दो, लाभ को बांट दो, अनुपातिक हिस्सा। दूसरा मैं जो नज़रिया आपको पेश करना चाहता हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो कहीं ऑप्शन में लूप होल्स तो नहीं मिल रहे हैं। देखो यहाँ से एक आइडिया आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए, और वो क्या है आइडिया? क्या है वो आइडिया कि देखो भाई ये जो ए है ना, इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा पैसा दिया है। इस कारोबार को करने में क्या दिया है? ज़्यादा पैसा दिया है। अब ज़्यादा पैसा दिया है तो जो ए का हिस्सा है वो ज़्यादा होना चाहिए। ए का हिस्सा क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, अब मैं कहता हूँ एक अपने से प्रश्न करो कि चलो हम मानते हैं ना कि तीनों बराबर बराबर हिस्सा दिए हों, तीनों बराबर बराबर पैसा लगाए होंगे। यदि तीनों बराबर बराबर पैसा लगाए होते
तो ये जो 10,000 रुपया है ये तीनों में क्या बढ़ता है, तीनों में बराबर बराबर बढ़ता। तो जब आप इसको तीनों में बराबर बराबर बांटते तो ये कुछ इस टाइप से आता है ना, कुछ इस टाइप से आता। 3,000 मतलब 3,300 के आसपास आता, बराबर बराबर बढ़ता तब। लेकिन आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि नहीं नहीं भाई ए ने ज़्यादा पैसा दिया है, तो ये ज़्यादा पैसा दिया है। अगर बराबर बराबर दिए, अगर बराबर बराबर बढ़ता, बराबर बराबर दिए होते तो ए को कितना मिलता, लगभग इतना मिलता। लेकिन आप क्या जानते हैं, ए ने ज़्यादा पैसा दिया है, ए ने ज़्यादा पैसा दिया है मतलब ए को इस 3,333 रुपये से ज़्यादा पैसा मिलेगा। इस 3,333 रुपये से क्या मिलेगा, ज़्यादा पैसा। और ऑप्शन में देखिए ना लूप होल्स मिल रहा है आपको, लूप होल्स मिल रहा है। इसमें कोई ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं, ये तो खुदे 3,300 से कम है, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो ज़्यादा है, तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। ये बस इंजॉय कीजिए आप। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, ज़रा पढ़ते हैं इस प्रश्न को। देखिए, कहा है एक पंसारी, पंसारी मतलब कोई है दुकानदार, कि 4 महीने में क्रमशः भाई 2,000, 2,500, 3,250, 4,250 की बिक्री होती है ना। यानी पहले महीने में 2,000 का सामान बेचता है, दूसरे में 2,500 का, तीसरे महीने में 3,250 का, और चौथे महीने में 4,250 का। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब क्या कहा है कि 3,500 की औसत बिक्री, औसत बिक्री का क्या मतलब है, यानी कि 3,500 की औसत बिक्री, है ना। यानी कि वो चाहता है कि हर महीने में ये एवरेजन 3,500 की औसत बिक्री का मतलब क्या है कि हर महीने में उसको 3,500 मिले, इस टाइप से 3,500 मिले, है ना। एवरेज का यही मतलब होता है। तो कहा है कि अगर ये ऐसा चाहता है तो उसको कितना और रुपया चाहिए, है ना। और इस रुपये को की पूर्ति के लिए वो 5वें महीने में उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखे, क्या रखे। यानी कि एवरेज उसको चाहिए कितना, 35, है ना, 3,500। ठीक है, तो 3,500 चाहिए, तो आप देख लीजिए प्रत्येक में 3,500 चाहिए। तो देखिए आप यहाँ अगर इसको आप 3,500 बनाएंगे 2,000 को, तो यहाँ -1,500, पहले तो इसकी पूर्ति के लिए -1,500। यहाँ 3,500 बनाना चाहते हैं तो देखिए इसकी पूर्ति के लिए क्या चाहिए आपको, -1,000। और इसकी पूर्ति को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे भी अभी 250 रुपये की कमी है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ 750 की अधिकता है, कितने की, 750 रुपया यहाँ प्लस है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 250 आप यहाँ से निकाल लीजिए, ये इस 50 को बैलेंस कर लेगा, और 500 को और 250 को, यानी कि ये देखिए इसको बैलेंस कर लेगा, ये जो 750 अधिक है ये इसको बैलेंस कर लेगा और इसको बैलेंस कर लेगा। फिर भी अभी इसे कितना चाहिए, फिर भी अभी इसे चाहिए, देखो 1,000 यहाँ से, है ना। तो कुल मिला के 1,000 वो और 1,000 वो, 2,000, यानी ये माइनस में अभी है। ठीक, और 5वें महीने में कम से कम 35 तो बेचना ही पड़ेगा, 5वें महीने में 35 बेचना पड़ेगा, और 2,000 इधर भरपाई करना है, अभी 2,000 पीछे भी भरपाई करना है। तो जोड़ दो, कुल कितने में बेचना चाहिए उसे, 5,500 में। 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए, 5,500। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन रहा आपके सामने, ज़रा देखिए पढ़िए। कहा है कि बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बी और सी दोनों मिलेंगे तो कोई काम है 40 दिनों में पूरा होगा, ये पहली कंडीशन। दूसरी में कहा है कि जबकि ए बी सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन। तीनों मिल जाएं तो 20 दिन लगेगा। फिर पूछा है कि अच्छा भाई ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा।
ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा करे। देखो यहाँ पे कॉमन सेंस की ज़रूरत है ना। देखो बी और सी मिल रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है, 40 दिन। और आप ये चाहते हो कि वो 20 दिन में पूरा हो, यही ना चाहते हो। और किसको लाना चाहते हो, ए को। जब ए को लाते हो तो 20 दिन में पूरा होता है। तो अब बताओ ए अकेले कितना दिन में करता है। ठीक, तो मैं ये कहता हूँ कि चलो अगर आपको ना इस बी और सी से ही अगर कराना होगा 20 दिन में, बी और सी से ही कराना होगा 20 दिन में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इनको इनकी क्षमता को डबल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी क्षमता को डबल करने का मतलब है कि इनमें इनकी क्षमता जितनी है उतना और जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस सी की क्षमता के ही बराबर क्षमता रखता है, ए बी प्लस सी के ही क्षमता के बराबर क्षमता रखता है। इसका मतलब कि ए उस काम को 40 दिन में कर सकता है। जितने दिन में बी और सी करते हैं अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा इसका ऑप्शन। ठीक है, ये वाला। तो ये छोटी छोटी कॉमन सेंस की बहुत ज़रूरत है आपको। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न आपके हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम का ये सारा प्रश्न रहा। और इन सेशन में आप काफ़ी एंजॉय किए होंगे और ये भी समझने की कोशिश किए होंगे कि जो ऑप्शन है और जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, उनमें जो लूप होल्स हैं और जो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनका हम कितना बेहतरीन प्रयोग करेंगे, उतना ही मज़ा भी आएगा। और हम ऑप्शन को सॉल्व नहीं, प्रश्न को सॉल्व नहीं, ऑप्शन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए मेरे तरफ से और द एग्ज़ाम वार्स की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद।